हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। और आज हम जिस बारे में बातें कर रहे हैं, आपको पीएसटेट की तैयारी करनी है। 15-20 दिन आपके पास हैं। आप इन वीडियो को देखें। आपके पेडागोजी के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो आपके 100% 100% श्योरिटी के साथ मैं ये कहता हूँ, मैं आपका पूरा सिलेबस करवाने जा रहा हूँ, इसका जितना भी है। तो आप इन वीडियो को देखें बार बार, और पिछली 2-3 वीडियो वो भी देखें। प्लेलिस्ट आपके यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी, तो आप जल्दी बिना देरी किए हुए इनको देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज डायरेक्ट मेथड के बारे में, कल हमने जो जीटी मेथड है जिससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चा की थी। आज हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट मेथड की, इंग्लिश के अंदर कि किस तरह से ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने में काम आता है। ये दूसरा मेथड था, कौन सा था? जीटी मेथड के बाद ये दूसरे नंबर पर यही आया था प्रचलन में। क्यों आया था, इसका कारण भी क्या हुआ? क्योंकि कुछ एक उनकी डीमेरिट्स थी, उसके कारण उसमें कमियां थी। तो पहले जान लेते हैं कि इस डायरेक्ट मेथड के कोई अन्य नाम भी हैं क्या? तो बिल्कुल है। इनका अन्य नाम है रिफॉर्म मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? रिफॉर्म मेथड भी इसे कहते हैं। अगली बात है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड भी डायरेक्ट मेथड का ही नाम है। रिफॉर्म हो चाहे नेचुरल मेथड हो, या हम इस मेथड को कह सकते हैं फोनेटिक मेथड। क्या कह सकते हैं? फोनेटिक। और ये एक नाम जो है, ये एक व्यक्ति का नाम है इसके अंदर जिन्होंने काम किया डीएम के अंदर, बर्लिटीज, ठीक है ना, मेथड इसको कहते हैं। और उसके बाद है ओरल। ओरल का मतलब बोलना सुनना, जो आपने करते हो ना, ओरल ओरल करते हो। तो खैर उसमें से ये आप जब टीचर बोल के बताता है किसी चीज को, बच्चे बोलते हैं टीचर के पीछे, तो ओरल मेथड भी है ये। एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी, यानी जीटी का एंटी आ गई। जीटी मेथड है, उसका ग्रामर से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एंटी। तो 4-5 नाम ध्यान रखिए आप। रिफॉर्म मेथड, नेचुरल मेथड, फोनेटिक मेथड, और ये एक हो गया बर्लिटीज, ठीक है ना। और अगला हो गया ओरल मेथड। तो देखिए एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी हम इसे कह सकते हैं। अब आती है डेफिनेशन की बारी कि इसकी जो हमारा जीएम है यानी डीएम है, डायरेक्ट मेथड है, उसकी डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट मेथड की? तो वो क्या है, देखिए यहां पर क्या लिख रखा है, ध्यान से सुनना। इज ए मेथड ऑफ टीचिंग, यानी ये टीचिंग का, लैंग्वेज का तो है ही। डायरेक्टली क्या करता है? स्टैब्लिश करता है ए डायरेक्ट और इमीडिएट एसोसिएशन, यानी डायरेक्ट आपको बॉन्डिंग करवाएगा लैंग्वेज के साथ, बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। किस किस के बीच में? ये दो नाम आपको नाम ध्यान रख लेने। किसके बीच में? एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन के बीच में। किस किस का एक्सप्रेशन होगा, किसका अनुभव होगा? बिटवीन द इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड भी होंगे, उसमें फ्रेज भी होंगे, उसमें ईडियम भी हो सकते हैं, और इट्स मीनिंग किसके माध्यम से? थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। ड्रामा भी हो सकता है उसके अंदर, विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग। मेन लाइन ये है, ये मेन लाइन है, थोड़ा ध्यान रखें। इसका प्रयोग कब करना है? विदाउट मदर जो टोंग है आपकी वो, ठीक है ना, ध्यान रखिए। आपकी मदर टोंग इसमें यूज नहीं करनी होती, क्योंकि हमने ट्रेडिशनल जो था, अभी आपने पढ़ा था जीटी मेथड इससे पहली वाली वीडियो में, उसमें मदर टोंग के साथ ट्रांसलेशन इधर से उधर चल रही थी। लेकिन इसमें क्या है, मदर टोंग नहीं होगी। किसमें? हमारा जो डायरेक्ट मेथड है इसमें, डीएम जिसे हम कहते हैं, डायरेक्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या है, मदर टोंग नहीं होगी। एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन के आधार पर, और वो भी किसमें? बिटवीन इंग्लिश के शब्द हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं। कहने का मतलब जितने अंग्रेजी के शब्द होंगे उतना ही फायदा रहेगा। और इनका कहने के मतलब ये कि आप सब कुछ अंग्रेजी में ही करिए, ठीक है। ये एंटी ग्रामेटिकल मेथड इसीलिए तो कहा गया, रिफॉर्म मेथड कह सकते हैं, या नेचुरल मेथड भी इसका नाम हमने पढ़ा। उसके बाद अगर बात करें इनके पॉइंट्स की, तो वो देखो, इन 1877 और 80 के दशक की बात है कि फोनेटिशियन जो थे, फोनेटिशियंस, उन्होंने ये महसूस किया, रियलाइज किया कि जो डीमेरिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, उनको। और ये कब हुआ, कहां हुआ? इन 1901, इन फ्रांस की बात है ये। 1901 में फिर आता है। इसमें रोल जो निभाते हैं वो क्या है, देखिए। एक तो है वाइट पैसी, एक हमने बर्लिट का नाम सुना ही था अभी अभी इसके नाम से, तो खैर इनका नाम भी पड़ा है। और जस पर्सन्स, ठीक है, ये इनके सपोर्टर थे, इन्होंने इसको सपोर्ट किया डीएम मेथड को।
नॉट अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के लिए नहीं बल्कि एंड टीचिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, ठीक है ना, जोर दिया स्पीच पर, ये देखो इंफेसाइज किया है, स्पीच पर इंफेसाइज किया है और साथ में टेक्स्ट पर, तो स्पीच और टेक्स्ट पर इन्होंने जोर दिया थ्रू दिस मेथड, यानी जीटी मेथड के माध्यम से। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, लैक करता है एन एक्टिव रोल इन द क्लासरूम, ऑफन करेक्टिंग देयर ओवन वर्क एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक। तो यहां पर आप ये लाइनें देख सकते हो, मेन चीजें क्या है, ये इंफसाइज किस पर करता है, स्पीच और टेक्स्ट पर करता है, ठीक है ना। क्यों करता है स्पीच पर? क्योंकि देखो ये जो जीटी मेथड है ये कहता है कि आप अगर जितना ज्यादा बोलेंगे ना, जितना ज्यादा बोलेंगे, बोल के फिर चीजों को लिखेंगे तो आप जल्दी जल्दी सीखेंगे चीजों को, आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहेंगे तो आपको भाषा आएगी। इसमें क्या है, मदर टंग यूज नहीं करनी, यानी हिंदी नहीं बोलनी, आपको इंग्लिश बोलनी है, ऐसे मान लो इंग्लिश के फ्रेज, इंग्लिश के शब्द, ये सब बोलने हैं, ठीक है। तो आगे लिखता है, देखो अगली लाइन में क्या हमने पढ़ा कि डायरेक्ट मेथड गोट इट्स प्रिंसिपल फ्रॉम, इसके देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कि इसके जो प्रिंसिपल है ना, इनके प्रिंसिपल हैं वो तो लिए गए हैं फ्रांस और जर्मनी से। कहां से लिए गए हैं? जो फ्रांस है, जर्मनी है वो, लेकिन ये पॉपुलर कहां हुआ? अमेरिका में हुआ था। कहां पॉपुलर हुआ था? इन अमेरिका में। तो दोनों अलग अलग सवाल हैं, प्रिंसिपल फ्रांस जर्मनी से लिए थे और पॉपुलर अमेरिका में हुआ था। कहां हुआ था? पॉपुलर अमेरिका में। बर्लिट जो नाम के वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्टार्टेड किया यूज डीएम इज इन ओवन स्कूल। अब ये इसके नाम पर क्यों नाम पर पड़ा? क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल में इसका पहली स्टार्टिंग कर दी कि यहाँ ये जीटी मेथड से बढ़िया। आजकल लोग ट्रांसलेशन मेथड चलाते हैं, लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन मेथड काम लेते हैं, ट्रांसलेट बार बार, जो हमने पहले पढ़ा भी था। लेकिन ये मेथड उसके बाद बर्लिट जो नाम है उन्होंने यूज किया स्कूल में अमेरिका के, तो इसीलिए अमेरिका में पॉपुलर हुआ और इसी के कारण इसी के नाम पर, बर्लिट के नाम पर ही ये नाम पड़ गया। उसके बाद डीएम जो ये डायरेक्ट मेथड है, ये बिलीव किस चीज में करता है, ए न्यू लैंग्वेज शुड बी लर्नड एंड टॉट एज मदर टंग, यानी जो ये भाषा सिखाई जानी है ना, ये जैसे मदर टंग सीखते हैं सेम वैसे ही सिखानी जानी है। अब मदर टंग का यूज नहीं करना, क्योंकि देखो मदर टंग आपने जब सीखी तो वातावरण में तो डले, आप बागड़ी बोलना सीख गए, मान लो पंजाबी बोलना सीख गए, तो वातावरण में आपने कोई ग्रामर पढ़ी क्या, कोई शब्द लेके आए, आपने जैसा सुना वैसे ही। तो कहने का मतलब है वातावरण मिल गया आपको, जैसे वातावरण में थे आप वैसी भाषा सीख गए। अगर राजस्थान में जन्म लेते हो राजस्थानी सीख जाते, तो वातावरण का है। तो ये कहते हैं अंग्रेजी का वातावरण बनाओ ऐसा, ताकि आप क्या है इसको अंग्रेजी को सीख सको। तो ये डायरेक्ट जो मेथड है जिसे हम कहते हैं डीएम, ये सिर्फ और सिर्फ विरोधी था किसका, हमारा जो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसलेशन मेथड उसका। अब आगे बात करते हैं दूसरे पार्ट पर। इसके जो हमें जरूरतमंद पार्ट हैं, एसेंशियल पार्ट हैं इसके, मतलब जिनकी बड़ी आवश्यकता है, वो कौन कौन से हैं, यानी हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले तो देखो ओरल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ओरल तो जानते हो ना, बुलाकर बोलना, ठीक है ना। ओरल वैसे एक टीचर बोलेगा, एक ओरल बच्चा बोलता है, एक AURAL अलग से होता है, आपने देखा होगा। ए टीचर करता है, बच्चे करते हैं ओरल, तो इसी को कहते हैं ओरल मेथड। तो यहां पर बोल के ट्रेनिंग करवाई जाएगी, यानी बोलना ही बोलना है। हेल्प्स इन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी लिखवाया भी, पढ़वाया जाएगा और लिखवाया जाएगा। सारा काम इंग्लिश में ही होना है, हिंदी का कोई शब्द, यानी कहने का मतलब अपनी भाषा का कोई शब्द नहीं यूज होना चाहिए। आफ्टर दैट अगली बात, 4 बातें ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है, इसके जो कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे ना, यानी क्या है देखो, टॉट बाय मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट के माध्यम से या नेचुरल सामान्य प्रकृति से। कहने का मतलब आपके सामने वैसी तस्वीरें प्रस्तुत की जाएंगी, यानी एक ऐसे मान लीजिए जैसे ऑफिस में आपको बोलना है तो ऑफिस से रिलेटेड चीजें आपको कंटेंट दिए जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको चीजें लिखनी है, बोलनी है, आपको इस तरह की चीजें मटेरियल तैयार करके दिया जाएगा। आपको उसके सामने इमेजिन करवाया जाएगा कि मानो आप स्कूल में हो, प्रिंसिपल से बातें कर रहे हो तो कैसे करोगे, अंग्रेजी में सब कुछ चलेगा। फिर ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली और इंडक्टिवली ये पेपर में आपके पीएसटेट में आया भी था। मतलब क्या है, इसमें पहले एग्जाम्पल होंगे, पहले क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे, और फिर क्या होंगे, रूल होंगे, फिर क्या होंगे, रूल होंगे, ठीक है ना। लेकिन ग्रामर को अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसे कि हमने ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ा था कि अलग से पढ़ाना है, तो इसमें ग्रामर को अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, ये इनडायरेक्टली और इंडक्टिवली पढ़ाया जाएगा। तो इसमें कोई ट्रांसलेशन होगी नहीं, क्योंकि मातृभाषा का यूज ही नहीं है, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या, एक मिनट थोड़ा सा, इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, इनके सिद्धांत क्या क्या हैं, वो उन पर बातें करते हैं। तो पहली तो हमने बात करी ली कि ओरल ड्रिल है वो, यानी बोल बोल के पढ़ाना ही पढ़ाना, अंग्रेजी को बोलना ही बोलना है बस, ये तो होगी ठीक है ना, आपको बुलवाया जाएगा जितना ज्यादा होगा। दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि ग्रामर शुड नॉट बी टॉट सेपरेटली, ये दोनों बातें तो हो गई ना, कि अलग से ग्रामर नहीं पढ़ाई जाएगी जिस तरह से हमने ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ी थी, ऐसे इसमें कुछ नहीं होगा ऐसा। तो जी तीसरी बात क्या है, तीसरी बात देखो, ग्रामर टॉट इंडक्टिवली, ये भी हमने बात कर ली कि ग्रामर को कैसे पढ़ा, ये आप नोट्स बना सकते हो, लेकिन कब पढ़ाई जाएगी, ग्रामर अगर रिक्वायर है ना तो रिक्वायरमेंट है तो पढ़ानी है, वरना नहीं पढ़ानी, कोई जरूरी नहीं है। आपने बागड़ी सीखी, क्योंकि हमें माहौल ही क्या है, अपनी मातृभाषा जैसा बनाना है ना, तो बागड़ी के लिए ग्रामर सीखी क्या, नहीं सीखी, पंजाबी के लिए ग्रामर पढ़ी ना, सीधी पंजाबी बोलनी आ गई, क्योंकि मैं मान लीजिए पंजाब में रहता हूं तो पंजाबी सीख जाऊंगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर मेरे यार दोस्तों के अंदर रहूंगा तो मैं, तो यही बात है कि वातावरण बनाना है। तो ये तीनों तो पहले डिस्कस हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, स्पीच क्या है, इसमें प्राइमरी रोल अदा करना है, मेन जो टर्म है वो स्पीच है, और दूसरी जो है वो है राइटिंग। तो दो बातें याद रह जाएंगी, स्पीच और राइटिंग। उसके बाद क्या है, अब आपको अगली चीज क्या करनी है, फ्लुएंसी है ना, उस पर जोर देना है, फ्लुएंसी पर। जो हमारा ये डीएम है, यानी डीएम मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, इसमें क्या है, डायरेक्ट नाम ही डायरेक्ट हो गया, सीधा डायरेक्ट अंग्रेजी पर जाओ फिर। तो फ्लुएंसी पर जोर दिया जाएगा, एक्यूरेसी पर नहीं। देखो आप अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलती भी बोल गई, ग्रामर थोड़ी मोटी उक चुक हो गई आपकी, कोई अलग अलग बोल दिया, कोई बात नहीं है, फ्लुएंसी आनी चाहिए, चाहे नाम को चाहे कुछ ही बोल दो आप, कोई बात नहीं है, क्योंकि बोलते हैं आप धोनी, पता है धोनी शब्द को अंग्रेज धोनी नहीं कह सकते, डोनी कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये खराबी है, किसी का नाम किसी ने कुछ अलग तरीके से ले लिया, अब हमें अंग्रेजों के नाम लेने में दुविधा होगी, चाहे कितना ही बड़ा अंग्रेज हो। ये मत सोचना कोई नाम पढ़ रहा है तो उसने गलती कर दी ना, क्योंकि हमारी जबान क्या है उसी तरह से चलती है जैसे हिंदी के शब्दों के आधार पर, अंग्रेजी के शब्दों के आधार पर नहीं चलती। तो ये कारण हो जाता है उसका, हमारी उतनी अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं है कि जैसे अंग्रेज करते हैं, क्योंकि हिंदी में भी ऐसे शब्द है, इंग्लिश में भी ऐसी साउंड है जो हिंदी में नहीं है, और इंग्लिश में जैसे द शब्द नहीं है, ठीक है ना, तो धोनी को डोनी बोलते हैं, वो मोदी को मूडी कहते हैं। आगे देखो अगली बात, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अब निर्देश, दिशा निर्देश का जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम रहेगा, माध्यम रहेगा, वो क्या रहेगा, सारा का सारा टारगेट लैंग्वेज में रहेगा, यानी अंग्रेजी सिखा रहा हूं तो अंग्रेजी में ही रहेगा, क्योंकि मातृभाषा तो मतलब इग्नोर है तो इग्नोर है। ये देखो मातृभाषा, मदर टंग इज स्ट्रिक्टली क्या है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब यूज ही नहीं करनी, कहीं उकचुकी नहीं है, चाहे न आए पर यूज नहीं करनी। डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द अप्लाइड लिंग्विस्टिक ऑफ फोनेटिशियंस, क्योंकि देखो फोनेटिशियंस जो थे ना, उन्होंने तो 1887 में किया था इनके ऊपर सर्वे की, देखो पुराने वाला तो ठीक नहीं है, इससे तो बच्चों को अंग्रेजी आएगी नहीं। तो ये नाम कौन था, ये किसने, इनका नाम है हेनरी स्वीट, इस आदमी का नाम ध्यान रख लो। अब क्या है वोकैबुलरी, क्योंकि देखो अंग्रेजी में सोचना है तो वोकैबुलरी तो काम आएगी, इसलिए क्या है हर रोज वोकैबुलरी पर क्या है प्रयोग होना चाहिए, यूज्ड होनी चाहिए इन द क्लासरूम, वोकैबुलरी यूज करनी है। डीएम के अंदर द टीचर शुड नॉट एक्सप्लेन, बच्चे टीचर को एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, क्या करना है, संकेत करना है, या एक्ट करके उनको बताना है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को, चीजों का एक्सप्लेन नहीं करना है टीचर को, डेमोन्स्ट्रेट समझ रहे हो, संकेत, ठीक है ना। उसके बाद या हो सकता है वो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट लेके आके दिखाए, देखो बच्चों ये ऐसे ऐसे कर रहा है, आपको इसके ऊपर चीजें ऐसे करनी है, ऐसे कर सकता है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। आगे लिखता है आर्टिकुलेटरी एस्पेक्ट, क्योंकि आप देखो फोनेटिक का नाम आ गया तो ये नाम भी तो आना ही था ना, इसमें प्रोनाउंसिएशन भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, पिच भी होगी, सारी चीजें होंगी, उन पर जोर दिया जाएगा। न्यू टीचिंग पॉइंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओरली, या देखो ये नाम ओरली आ गया ना, नई जो न्यू टीचिंग पॉइंट्स है वो भी क्या है, ओरली ही होंगे, यानी बोल बोल के ही होंगे। अब अगली बात आती है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, इसमें ये बात ध्यान रखिए, डीएम मेथड में क्या करना है और क्या नहीं करना, यानी डज और डोंट, क्या डू और डोंट मान लो चाहे। तो देखो पहली बात तो इस मेथड में आपको जब बोलने की बात, क्योंकि सारा खेल बोलने और लिखने पर ही तो है, तो नॉर्मल बोलिए, ज्यादा जोर से बोलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, और अपने आप को भी नॉर्मली रखें, ज्यादा धीरे भी न बोलें आप, थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक, ऐसे ना ज्यादा तेजी दिखाओ या ज्यादा नरमी दिखाओ, बीच बिचाले चलना है। कहने का मतलब इन दोनों की बात क्या ही, गाड़ी मीडियम ही चलनी है, क्या करनी है, मीडियम ही चलना है आपको। उसके बाद है स्पीक नॉर्मली, बोलना ही क्या है, नॉर्मली स्पीक करना है। लेकिन बोलने में क्या है, ना तो देखो लाउड बोलना है ना ही जल्दी बोलना है। कहने का मतलब हर चीज मीडियम रखनी है। 3 पॉइंट क्लियर, इजी इजी है। मैं सारी चीजें बेसिक सारी लिखे लेके आया हूं आपके लिए, सारे पॉइंट, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। कीप द पेस ऑफ द स्टूडेंट, नेवर स्पीक टू फास्ट, यानी जो बच्चे का एक पेस है उसको मेंटेन करके रखना है, कभी भी उसको तेज बोलने के लिए आपको नहीं कहना। नेवर स्पीक टू फास्ट, तेज नहीं बोलना। अगर कोई भी अंग्रेजी कर रहा है तो आप उसको सलाह दे सकते हैं। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, उस एक्शन पर काम करना है, जो भी सीख रहे हैं उसमें काम करना है, एक्ट करना है उस पर, एक्सप्लेन नहीं करना, जो हमने अभी पहले डिस्कस भी कर लिया था। उसके बाद क्या है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इस तरह से लिख रखी है, यानी संकेत देने, डेमोन्स्ट्रेट करना है, ट्रांसलेट नहीं करना। अगर बच्चे को मान लो ये नहीं बताना, मेरी सुनो ये बात ध्यान से, ये डेमोन्स्ट्रेट है क्या, मान लो मुझे पढ़ाना है लैपटॉप के बारे में, तो मैं लैपटॉप ये है फलान है दिकड़ी, इस पर लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूंगा। अब मान लो लैपटॉप, बच्चे को नहीं पता लैपटॉप क्या होता है, ऐसे मान लो, या मैं कह दूं बाल नहीं पता, पेन टैब क्या होती है, बच्चे को नहीं पता, तो मैं ऐसे करके दिखा दूंगा, देखो ये है पेन टैब, दिस इज पेन टैब। अब ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, आपके सामने लाके खड़ी कर दी, अब आप समझो। मैं इसकी हिंदी नहीं बताने वाला, ठीक है, हिंदी नहीं बताने वाला कि पेन टैब को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में नहीं बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, माचिस ला के देनी है तो माचिस को जो भी कहते हैं तो वो माचिस दिखा दूंगा, बस दिखाने का काम करूंगा उसको, ठीक है ना। तो बॉल है, गेंद कहेंगे, ऐसा नहीं कहना। बॉल है तो ऐसे लाके देगा, ये बॉल है बच्चों, ये बॉल है, वो बॉल ही समझेगा फिर इसको, उसको ये नहीं कहना गेंद है वो। उसके बाद है आस्क क्वेश्चन। अब आपको काम क्या करना है, कभी भी स्पीच नहीं देनी, मैंने पहले ही कहा स्पीच नहीं देनी, आपको प्रश्न पूछने हैं बच्चों से। फिर क्या है, उनको करेक्ट करवाना है, कभी भी गलतियों को अवॉइड नहीं करना है कि गलती उनकी सुधरवानी है। फिर प्रयोग करने सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस से ही तो अंग्रेजी की फ्लुएंसी आएगी। नेवर स्पीक सिंगल वर्ड, सिंगल वर्डों में ध्यान नहीं देना आपको भी, सिंगल वर्ड नहीं बोलने हैं, पूरे सेंटेंस के साथ इंग्लिश बोलनी है इसमें। फॉलो लेसन प्लान, लेसन प्लान फॉलो कीजिए, कभी भी किताब का यूज नहीं करना इसमें। और अगली बात है जंप भी नहीं मारना, लेसन प्लान ही फॉलो करनी है, इसका मतलब जंप भी, टॉपिक को जंप मार के आगे नहीं जाना है। ये आपको इंग्लिश सीखने के सूत्र हैं, ध्यान रखिए। अब आई बात इस मेथड को पढ़ाने की टेक्निक क्या क्या है, इस मेथड को पढ़ाने की टेक्निक देखो क्या क्या है। तो पहली चीज है, आपको पैराग्राफ राइटिंग दी जा सकती है होली दिवाली पर लिखने के लिए, जो कि बच्चों को इसी कारण तो दी जाती है। तो कहीं ना कहीं डीएम मेथड का काम आ गया ना, उसमें पैराग्राफ आ गए तो डीएम मेथड आ गया। ये मान लो स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट ए पैसेज इन देयर ओवन वर्ड, आप अपने शब्दों में क्या करोगे, पैसेज लिखोगे फिर, ठीक है। उसके बाद है द स्टूडेंट्स टेक टर्न रीडिंग सेक्शन ऑफ ए पैसेज, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, रीडिंग सेक्शन करेंगे पैसेज का, फिर प्ले करेंगे उस पर, और फिर डायलॉग जोर जोर से बोलेंगे अलाउड, ठीक है ना। यानी जोर जोर से उनको पढ़ना है, ऐसे मान लो आगे लिख रखा है मैंने ब्रैकेट में, ये देखो रीडिंग अलाउड, अगर पूरी लाइन समझ में ना आए तो जोर जोर से पढ़ो, बस इतनी बात है। When a student make a mistake, और अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है, ये देखो मेक ए मिस्टेक, कोई गलती करता है, तो टीचर उसे क्या ऑफर करेगा, सेकंड चांस देगा। बताना नहीं है पहले, बच्चे को सेकंड चांस और दो, गिविंग ए चॉइस ऑफ सेल्फ करेक्शन, ताकि वो खुद ही सही कर दे। भी बच्चों देखो आराम से पढ़ के देखो दोबारा, ठीक है ना, उसको ठीक करने की आपको वो देनी है, मौका देना है। आफ्टर दैट क्या करना है, द टीचर आस्क क्वेश्चन, फिर उससे प्रश्न पूछने हैं कि एनी टाइप एंड द स्टूडेंट आंसर, कोई भी हो सकता है वो टाइप का क्वेश्चन, उसका बच्चा आंसर देगा। और फिर क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज ए ग्रेड जो एप्रोप्रिएट है पैसेज, उसके अकॉर्डिंग एंड रीड सीट अलाउड। और फिर क्या है, जोर जोर से बोलना है। और ये पेपर में इस बार भी आया था, जिसे कहते हैं डिक्टेशंस, ठीक है, क्या कहते हैं डिक्टेशंस, ठीक है ना। क्या करना है, चूज करनी है क्या, एक पैसेज चूज करनी है जिसको फिर जोर जोर से बच्चा पढ़ेगा। क्लियर हो गई मेरी बात, ये थी टेक्निक। आफ्टर बात करते हैं, आफ्टर दैट एक और पॉइंट रहता है इसका, कन्वर्जेशंस प्रैक्टिस, ठीक है ना। बातचीत की प्रैक्टिस भी डीएम मेथड में होगी, किसकी होगी, बातचीत की। द स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क देयर ओवन क्वेश्चन, यानी बच्चों को भी अपने प्रश्न पूछने हैं, द अदर स्टूडेंट, बाकी बच्चों से भी, और टू द टीचर, हो सकता है टीचर से भी। दिस इनेबल बोथ टीचर एंड लर्नर
इंटरेक्शन एज वेल एज ए लर्नर एज ए इंटरेक्शन। तो कहने का मतलब हो सकता है एक दूसरे के बच्चे आपस में बात कर ले, एक दूसरे से प्रश्न कर ले और चाहे टीचर कर ले, उनमें अच्छी थोड़ी सी हैबिट आएगी। तो अब बात करते हैं कि इनमें भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं? कमियां हैं तभी आगे आगे अनेक मेथड आए। तो इस मेथड में कमियां क्या थी कि पहली बात तो थी इसमें मदर टंग का यूज ही नहीं करना। दूसरा था इस तरह में टाइम ज्यादा खर्च होगा। अगली बात क्या थी, इसमें ऑडियो वीडियो जो है वो है नहीं, कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात हो गई मान लीजिए कॉस्टली मेथड था बिकॉज ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो। लेकिन अगर मान लीजिए छोटी मोटी चीजें तो आप यूज नहीं करोगे, लेकिन करोगे तो फिर उनमें पैसा ज्यादा लगेगा, तो कहीं ना कहीं हो गया ना ऑडियो वीडियो का कारण। उसके बाद है अनसक्सेसफुल इन रूरल बैकग्राउंड। अब मैंने इसीलिए तो कहा कि ऑडियो जो वीडियो आप यूज नहीं कर सकते और करोगे तो फिर कॉस्टली हो गया। दोनों ही बातें होंगी ना, करोगे तो कॉस्टली हो गया, तो ये दोनों ही बात है। लेकिन बहुत कम है कि क्योंकि आपको ज्यादातर स्पीकिंग ही करनी है, राइटिंग करनी है, तो भाई ऑडियो वीडियो का इतना वैल्यू नहीं रखता ये। अनसक्सेसफुल इन रूरल बैकग्राउंड, देखिए जो हमारे गांव के बच्चे होते हैं उनमें ये कामयाब नहीं है। क्यों नहीं, आप सारे जानते हो, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता, मातृभाषा का यूज करना ही पड़ता है। लैक ऑफ स्किल टीचर, अच्छे टीचर भी नहीं मिलते। और इट इग्नोर रीडिंग एंड राइटिंग, देखो क्या करता है, रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज लर्निंग। क्योंकि देखो सारे LSRW तो सभी ने माना है ना, तो लिसनिंग स्पीकिंग भी नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो। क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग इसमें ज्यादा हो गई, लेकिन रीडिंग और राइटिंग इसमें कम हो गई। और अब उसमें देखा जाए ट्रांसलेशन में तो ये कम थी और ये ज्यादा थी। तो कहने का मतलब है इसमें क्या है, रीडिंग और राइटिंग का बहुत कम यूज है, इसमें सिर्फ स्पीकिंग करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुनो, बस इतना ही चलता है। तो रीडिंग और राइटिंग इसमें नहीं है। ये पेपर में शायद इस बार प्रश्न आया था आपके PS टेट में, ये आया था, ठीक है ना। ग्रामर इज नॉट टोट सिस्टमैटिकली, ठीक है ना, ग्रामर को तो पढ़ाया ही नहीं है, जरूरत है तो पढ़ानी है वही इंडक्टिव मेथड से। आफ्टर दैट है इट इज नोटिस्ड दैट DM इज सुटेबल ओनली टू सेल्फ मोटिवेट स्टूडेंट। और ये मेथड उसी को काम देगा जिसको अंग्रेजी ये कह रहा है सर मेरे को तो सीखना ही है चाहे कुछ हो जाए, उसी के लिए ही है। अब बेचारे को किसी कोई जो लेना ही नहीं चाहता 10वीं तक उसको पढ़नी है तो वो तो नहीं करेगा इसका काम, ठीक है। तो उसके बाद है DM इज यूजफुल ओनली फॉर ब्राइट स्टूडेंट, यानी इंटेलिजेंट बच्चों के लिए कामयाब है ये, जो पुअर हैं एवरेज है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। और उसके बाद है इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो भी हैं ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, लाइक EDM हो गए, फ्रेज हो गए, प्रोवर्ब होगी, फ्रेजल वर्ब होगी। ये आसान नहीं होता किसी के लिए भी, लर्नर के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक DM मेथड के बारे में। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करें। जाने से पहले शुक्रिया।